हेलो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024। यह है केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का। ठीक है, यहाँ पर आपको हम सब्जेक्टिव का आंसर ही देने वाले हैं, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों का। और ऑब्जेक्टिव का जो है वो टेलीग्राम पर आपको एक आंसर मिल गया है, कॉपी में लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर टाइपिंग किया हुआ होगा। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों में। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके वहां से ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और सब्जेक्टिव का जो आंसर है इसमें हम देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक बात हम बता देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर केमिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन जो होगा सब्जेक्टिव यानी कि 2 मार्क्स वाला जो होगा उसमें होगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनाइएगा, 10 ही क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और 5 मार्क्स वाले में 6 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, सभी का देने लग जाएगा आंसर तो आपका पास टाइम नहीं बच पाएगा। इसलिए जो जो आपसे बनता है उसको पहले आंसर देने का कोशिश करें और जो नहीं बनता है उसको बाद में। ठीक है, जो हल्का होता है उसको पहले बनाइए और जो थोड़ा सा हार्ड होता है उसको बाद में देखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सहसंयोजक ठोस क्या है, उदाहरण दे। देखिए, आप में हो सकता है कि सेट चेंज हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा और नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, उस हिसाब से नंबर लिखिएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए, सहसंयोजन ठोस क्या है, उदाहरण दे। अब देखिए यहाँ पे आंसर आप लोगों के लिए दे दिया गया है। सहसंयोजक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए डायमंड ले लीजिए यानी कि हीरा, सिलिकॉन, ठीक है, कार्बाइड। यहाँ पर इसका क्या है, उदाहरण है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही हल्का है। चलिए नेक्स्ट है, देख लीजिए 2 नंबर, इकाई सेल और आकाशीय जालक में क्या अंतर है। ठीक है, तो लिखिएगा उसमें, इकाई सेल क्रिस्टल संरचना की सबसे छोटी पुनरावृत्ति इकाई होती है जिससे पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। आकाशीय चालक इकाई कोशिकाओं का त्रिविमीय व्यवस्था है जिसमें इकाई सेल की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही हल्का था, इसलिए आपको ये याद ही होगा पहले से। अगर याद नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही हल्का है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है, प्रत्येक के एक एक उदाहरण दे। देखिए, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यहाँ पर देख लीजिए दोनों का परिभाषा दिया गया है, आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। आदर्श विलयन वो होते हैं जिनमें विलयन बनने के दौरान ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, जैसे कि बेंजीन और टोल्यून। ठीक है, टोल्यून का मिक्सर। अनादर्श विलयन वे होते हैं जिनमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जैसे कि एथेनॉल और जल का मिश्रण। ठीक है, ज्यादा नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर, वाट हॉफ गुणांक क्या है, वाट हॉफ गुणांक क्या है। तो यहां से इसका आंसर यहां तक लिखिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए, कहिए, एक अनुपात है जो यह बताता है कि 1 विलयन में असली कणों की संख्या सैद्धांतिक रूप से आपेक्षिक कणों की संख्या से कितनी भिन्न है। यह गुणांक उस विचलन को मापता है जो विलयन के गुणधर्मों में होता है, जैसे कि द्रव्यमान अवनमन और क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, ये लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर, उल्टा परासरण किसे कहते हैं। 5 नंबर है, उल्टा परासरण से आप क्या समझते हैं। तो इसको लिखिएगा, उल्टा परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल को एक झिल्ली के माध्यम से उच्च दबाव पर डाला जाता है ताकि उसमें से अशुद्धियां और आयन निकाल सके। इसे अक्सर पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग वीडियो रोक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए
6 नंबर कह रहा है पायस का वो पायस को उदाहरण देकर समझाएं। पायस एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है जिसमें दो अपघट्य द्रव एक साथ मिश्रित होते हैं, जैसे कि दूध में वसा की बूंदे पानी में पायसित होती है। ठीक है, लिख लीजिए। बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन इस बार पूछा है। 7 नंबर कह रहा है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या है, व्याख्या करें। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, ठीक है, तो ये लिख लीजिए आंसर। रुक जाते हैं कुछ टाइम, यहां से लेकर के यहां तक। भौतिक अधिशोषण में यहां से लेकर के यहां तक और रासायनिक अधिशोषण में यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, 2 लाइन बनाइएगा। ठीक है, पहला भौतिक का उसमें लिखिएगा और दूसरा लाइन बनाइएगा ये लिखने के बाद रासायनिक। ठीक है, उसके बाद एरो दीजिएगा फिर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट है मिसेल का उदाहरण सहित व्याख्या करें। ठीक है, मिसेल बहुत बार पूछा जा चुका है इसलिए मिसेल को ध्यान में रखिएगा। जारण और निस्तारण में अंतर, ये भी बहुत ही हल्का है। 8 नंबर कह रहा है आकृतिक चयनात्मक उत्प्रेरण क्या है, तो लिख लीजिए इसका आंसर। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक टोटल का टोटल लिख लीजिए। आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक केवल एक विशिष्ट आकृति और आकार के अणुओं को ही प्रतिक्रिया करने के लिए चयनित करता है। उदाहरण यहां से लिख लीजिए। आठ नंबर लिख लिए, अब चलते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर कह रहा है मिसेल का उदाहरण सहित व्याख्यान करें। देखिए मिसेल ऐसी संरचना है जो तब बनती है जब साबुन और डिटर्जेंट जैसी सतही प्रक्रिया पदार्थ पानी में घुलते हैं। ठीक है, तो इसका यहां से लेकर के और उदाहरण में तो ये लिखना ही है। ठीक है, इसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 में 2 मार्क्स जरूर देगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए। नेक्स्ट है जारण और निस्तारण में अंतर। एक साइड लिखिएगा जारण, ठीक है, और पहले इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, और निस्तारण एक दीजिएगा। ठीक है, उल्टा पुल्टा कर लीजिए या फिर कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंतर बोल रहा है तो दोनों में 2 मार्क्स का है तो ज्यादा अंतर 3 अंतर दीजिएगा अगर आपको पता है तो, या फिर दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा और ये इस टाइप का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये मन नहीं है लिखने का इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा और इसको लिखिएगा निक्षालन क्या है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 में 2 मार्क्स दे देगा। इसमें बात है कि अंतर हम नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट इसको एक एक लिख दिए, एक एक ही। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए और इसको लिखिए। ठीक है, जो मन करे वो लिखिए, हम 20 का क्वेश्चन होगा आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्या है निक्षालन, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ से विशेष अवयव को एक उपयुक्त विलायक की सहायता से घोलकर अलग किया जाता है। इसका उपयोग खनिज अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसें क्या है, इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। तो उत्कृष्ट गैस के बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखिए। उत्कृष्ट गैसें हुए हैं जो अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। उत्कृष्ट गैस जो होता है वो निष्क्रिय होता है, जो सामान्य परिस्थितियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। इन्हें उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रासायनिक सक्रियता बहुत कम होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए हीलियम ले लीजिए, नियोन ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, इसको छोड़ दीजिए, इसको देख लीजिए। एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, यह नाम क्यों दिया गया है, ये लिख लीजिए, या फिर ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, जो मन करे लिख लीजिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन से ज्यादा हम बता दिए हैं, जो मन करे 14 तक बता दिए हैं, ठीक है। 4 ज्यादा है तो जो मन करे वो लिख लीजिएगा। लिख लीजिए 15 भी दिए हैं, यहाँ पे 16 भी दिए हैं, 17 भी दिए हैं, ठीक है। जो मन करे वो वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए, हाँ, यहाँ से 5 मार्क्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स में थोड़ा सा लिखना ज्यादा होता है, ठीक है। कह रहा है अभिक्रिया के कोटि एवं अनुक्ता में अंतर बताए, ठीक है। एक बार लिखिएगा अभिक्रिया की कोटि, और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि में ये लिख लीजिएगा, उसके बाद अनुक्ता के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि हेडिंग दीजिए और एरो लगाइए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिए। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब लिख लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आराम से लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपके साथ है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का वह घात है जो दर समीकरण में संक्रियाशील पदार्थों की सांद्रताओं पर लागू होती है। इसे प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिख लेने के बाद अब अनुक्ता में लिखिएगा, ठीक है। अनुक्ता हेडिंग दीजिएगा और एरो ऐसे करके ऐसे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता अभिक्रिया में एक साथ टकराने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या होती है। यह संकल्पनात्मक मान होता है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ तक अभिक्रिया कहा जाएगा। यहाँ तक लिखिए, यहाँ से यहाँ तक। चलिए उसके बाद अंतर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अंतर 1 2 3, ये अंतर लिख लीजिएगा। अंतर हेडिंग लीजिएगा, फिर एरो लगाइएगा, फिर ये तीनों लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि एग्जामिनर जो है वो 5 में 5 मार्क्स दे देगा, काटेगा एक भी नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ से, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा होगा, तो लिखना शुरू कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखकर समझाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रमुख 2 नियम है, ठीक है। तो यहाँ से पहले फैराडे का नियम लिखिएगा, 5 मार्क्स का है तो लिखना ही पड़ेगा। तो पहला नियम यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, फिर ये समीकरण लिखिएगा, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। यहाँ तक लिख लिए। अब उसके बाद जहाँ जैसे कि W क्या है, Z क्या है, Q क्या है, उसके बारे में भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो Z ये देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा, फिर उदाहरण में ये लिखिएगा, ठीक है।
वहां तक लिखने के बाद, उदाहरण लिखने के बाद अब लिखिएगा फैराडे का दूसरा नियम। ठीक है, फैराडे के दूसरा नियम में यहां से लेकर के यहां तक चलिए दूसरा नियम लिख लिए। उसके बाद उदाहरण दीजिएगा और यहां तक लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपका क्वेश्चन 2 को सॉल्व हो चुका है। अब थर्ड नंबर ओ यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखना ही भूल गए। ठीक है, तो देख लीजिए, ये मिला लीजिएगा ए नंबर। ठीक है, या फिर इसको छोड़िए, हटाइए। हाँ, 24 नंबर बनाइएगा डायरेक्ट। द्विक लवण और जटिल यौगिक में क्या अंतर है? ठीक है, द्विक लवण लिखिएगा और उसके बारे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, द्विक लवण लिखने के बाद जटिल यौगिक एक हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जटिल यौगिक के बारे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ से लेकर के ये लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये लिखिएगा। ठीक है, आपका 3 कंप्लीट हो गया है। बस इतना ही, 3 ही बनाना था, ज्यादा नहीं, तो इतना ही लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।